नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का एंड किंगडम। तो आज हम यहाँ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। जो 7वीं सेंचुरी थी उसके बाद में क्या हुआ, नए नए डायनेस्टीज या कह सकते हैं वंश जो है वो एमर्ज हुए, आने लगे। Map 1 show the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century। तो आप जो ये मैप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे 7वीं सेंचुरी से और 12वीं सेंचुरी तक जो मुख्य मुख्य डायनेस्टीज आए वो। तो अब यहाँ पर जैसे कि दिखाया हुआ है, ये चहामांस का एरिया दिया हुआ है। इसमें ये गंग्स, पाल, इसके अलावा ये चोल, चेस एंड यहाँ पर दिए हुए हैं पांड्यास। और ये जो फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, इस तरह से ये मैप है। तो इसमें ये दे रखा है गुर्जर प्रतिहार वंश, ये रहा। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट है साउथ में, एंड चोल, पाल एंड चहामान दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आज की वीडियो में मेनली हम पढ़ेंगे द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, कैसे नए वंश एमर्ज हुए, कैसे आए। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें अलग अलग क्या थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे और बहुत ज़्यादा जो युद्ध में मुख्य थे वो अलग अलग रीजन में थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और सामंताज। तो जो एग्जिस्टिंग किंग थे वो उसको कैसे एक्नॉलेज करते थे अपने आप को, उनके जो सबॉर्डिनेट हैं या सामंत हैं उस तरह से। देयर वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द देयर किंग और ओवरलॉर्ड। जो तो सामंत होते थे या सबॉर्डिनेट होते थे उनको अपने राजाओं को क्या देना होता था, गिफ्ट देना होता था। विद प्रेजेंट एंड देयर कोर्ट, और उनके दरबार में पेश होना होता था। एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और इनको मिलिट्री सपोर्ट देना होता था। ए सामंता गेन पावर एंड वेल्थ। जैसे जैसे सामंत जो है उनको पावर और संपत्ति मिलती, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत महामंडलेश्वर। तो वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते कि हम महासामंत हैं, महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का महान लॉर्ड। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। तो उनके जिनके अंडर में आते थे राजाओं उसके, उनसे अलग वो अपनी इंडिपेंडेंस की, हम तो स्वतंत्र हैं और हमारा अलग राज्य है, ये कर देते थे डिसाइड। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट। इसी तरह की एक घटना है जो डेक्कन में राष्ट्रकूट हैं उनकी। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। तो जो कर्नाटक के चालुक्य राजा होते थे उनके सबॉर्डिनेट थे पहले ये जो राष्ट्रकूट हैं। इन द मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्ग आया, इसमें एक राष्ट्रकूट चीफ था वो। ओवर थ्रू ही चालुक्य ओवरलॉर्ड, तो उसने कह दिया कि मैं चालुक्य के अंडर में नहीं हूँ। एंड परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, और उसने एक प्रथा या कह सकते हैं एक रिचुअल करी हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब होता है लिटरली द गोल्डन बॉम्ब, गोल्डन स्वर्ण बॉम्ब एक तरह से गर्भ। When this ritual was performed under the help of ब्राह्मणास, जब ये रिचुअल जो है वो ब्राह्मण की हेल्प से परफॉर्म की जाती थी, इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइसर। तो ये माना जाता था कि जो सेक्रीफाइसर है उसका रीबर्थ हुआ है एज ए क्षत्रिय, क्षत्रिय की तरह। इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, यदि वो जन्म से क्षत्रिय भी नहीं है तो जो ये प्रथा थी उसको यदि ब्राह्मण कराता था तो इसका मतलब था उसका, उस व्यक्ति का या उस राजा का क्षत्रिय के रूप में रीबर्थ हुआ है। इन अदर केसेस मैन, तो इसने यही किया था, दंती दुर्ग ने अपने को अलग से घोषित कर दिया राजा। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। तो और जो केसेस हैं उसमें क्या हुआ था कि जो
अलग अलग एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से जो व्यक्ति थे वो मिलिट्री स्किल का यूज़ करते थे और इस तरह से राज्य अपना खड़ा कर लेते थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण। ये दोनों क्या थे? ब्राह्मण थे। वो गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म्स। तो जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन होता था वो तो उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने हथियार उठा लिए। सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। तो इसमें जो कदम्ब मयूर शर्मन थे उन्होंने तो कर्नाटक में राज्य स्थापित किया और गुर्जर प्रतिहार ने राजस्थान में। और यहाँ पर ये जो दी हुई है ये है वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15। एलोरा की जो गुफा 15 है उसका ये भित्ति चित्र है शोइंग विष्णु एज नरसिंह। यहाँ पर विष्णु भगवान को नरसिंह के अवतार में दिखाया गया है। द मैन लायन इट वर्क्स ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड का ये जो है काम है, ये कला। तो आज हमने पढ़ा द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। किंगडम्स थे, राज्यों में कैसे प्रशासन चलता था। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल। जो अलग से हाई साउंड करते हैं ऐसे टाइटल ले लिए थे इन्होंने नए राजाओं ने, जैसे कि महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग, राजाओं का भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, तीनों लोगों का स्वामी, एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद देयर सामंत। और इन जो इन्होंने ऐसी ऐसी उपाधियाँ ली थी उसके बाद भी ये अपनी जो सामंत होते थे उनके साथ अपनी पावर शेयर करते थे एज वेल विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण। उसमें किसान, व्यापारी और ब्राह्मण भी को भी ये शामिल करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो उत्पादक थे, प्रोड्यूसर थे, जैसे कि पीजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। तो इन लोगों को, राजा को, अपने जो भी ये प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, उसमें से कुछ पार्ट देने के लिए इनको क्या किया जाता था? या तो मनाया जाता था या इनको कंपेल किया जाता था, प्रेशर दिया जाता था। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज ए रेंट। और कभी कभी इसको क्या बोला जाता था? रेंट। ड्यू टू ए लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ऑन द लैंड। जो कि वो उस भूमि को रखता है तो उसको उसकी वो रेंट लेता था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। और रेवेन्यू भी लिया जाता था ट्रेडर्स से। देन 400 टैक्सेस थे इस टाइम पे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोल हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। तो तमिलनाडु में चोल राजाओं का राज्य था और उनसे 400 तरह के वहाँ पर टैक्सेस लगते थे। ये इंस्क्रिप्शंस जो वहाँ पर मिले हैं उनसे पता लगता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्सेस बेटी। तो ज़्यादातर जिस कर का उल्लेख मिलता है वो है बेटी। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। जो ये है फोर्स लेबर, मतलब उनसे श्रम कराया जाता था ज़बरदस्ती। एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू। कदमाई क्या था? लैंड रेवेन्यू। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन द थैचिंग द हाउसेज, द यूज़ ऑफ ए लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज। पाम ट्रीज पे चढ़ना है उसके लिए सीढ़ी इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए टैक्स होते थे, छत डालने के लिए। एसेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। फैमिली प्रॉपर्टी को आगे वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं तो उसमें भी कर लगता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as the construction of temples and fort। तो ये जो रिसोर्सेज कर आता था इससे क्या करते था? किंग के एस्टेब्लिशमेंट में फाइनेंस का काम चलता था। इसके अलावा मंदिर बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स। और इस धन का उपयोग युद्ध को लड़ने में भी किया जाता था। विच वन इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। तो उस लैंड का यूज़ भी किया जाता था एज ए ट्रेड रूट। द फंक्शनरी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली। तो जो जानी मानी फैमिली जो होती थी वो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रिक्रूट किया जाता था। एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी। और इस तरह की जो पोजीशन थी ना, जो
कर लेते थे, वो हेरिडिटरी चलती थी, जो फैमिली लेती थी वो ही उनके ही बच्चे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो लेते थे कर। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी के केस में भी यही था कि जो फैमिलीज़ में से आर्मी में जा रहे हैं वो ही जाते थे। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशन, और ज़्यादातर केसेस में जो राजा के क्लोज रिलेटिव होते थे वो इन पोजीशन को लेते थे। तो आज संपत्ति के लिए युद्ध। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. आपने नोटिस किया है कि जो वंश थे चले आ रहे थे, इन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन पर राज किया था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और इसी टाइम पे ये दूसरे जो एरियाज थे वहाँ पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। ऐसा ही एक एरिया था कन्नौज जो कि गंगा वैली में था। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो 3 जो डायनेस्टीज थी, तो गुर्जर प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट और एक पाल डायनेस्टी, तो इन्होंने जो कन्नौज है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, 3 पार्टीज थी ये। In this long drawn conflict, historians often describe it as a tripartite struggle. क्या बोलते हैं इसको? tripartite struggle, क्योंकि इसमें ये 3 शामिल थे। As we will see, page number 62-66, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. जो भी शासक होते थे वो अपनी पावर को और रिसोर्सेज को कैसे बताते थे? बिल्डिंग बना के, बड़े बड़े टेम्पल बना के। सो व्हेन दे अटैक्ट वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। तो जब वो एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे तो वो टारगेट करते थे किसको? टेम्पल को। विच वॉज समटाइम एक्सट्रीमली रिच। कुछ ऐसा टाइम था जो टेम्पल थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो इसी तरह का एक उदाहरण है, महमूद था, सुल्तान महमूद कहाँ से? अफ़गानिस्तान में गजनी से। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 से 1030 तक उसने रूल किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में कंट्रोल किया, ईरान में, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल वो आक्रमण करता था जो ये सब कॉन्टिनेंट है, भारत और आसपास की जगह। हिज टारगेट्स पर वेल्दी टेम्पल्स, जो धन संपत्ति वाले टेम्पल होते थे वो था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और यहाँ से जो वो संपत्ति लेके गया था उसने वहाँ पर गजनी में एक शानदार अपनी राजधानी बनाई थी उसी संपत्ति से। तो सुल्तान क्या है? ए अरबिक टर्म है मीनिंग रूलर, शासक, जिसका मतलब होता है शासक। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्वर्ड। सुल्तान महमूद जो थे इसने क्या किया था? ये इंटरेस्टेड था कि वो उनके बारे में, जिनसे वो संघर्ष कर रहा है, उन लोगों के बारे में जानने में। एंड इंटरेस्टेड स्कॉलर नेम्ड अल-बरूनी, उसने उसके लिए उसको बोला कि वो लिखे एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के बारे में। दिस अरेबिक वर्क नोन एज ए किताब अल हिंद। इस जो उसने लिखा था उसको बोलते हैं किताब अल हिंद। रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन, और ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियन के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और अल बरूनी ने क्या किया था कि संस्कृत स्कॉलर थे उनसे इसके बारे में कंसल्ट किया और उससे अपना अकाउंट, जो किताब थी, वो तैयार की। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड इन द चाहमान्स। और जो राजा जो कि वारफेयर में इन्वॉल्व थे वो थे चाहमान, जो कि लेटर नॉन है चौहान, जिनको बाद में क्या बोला जाने लगा? चौहान। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। उन्होंने कहाँ शासन किया था? दिल्ली और अजमेर में। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर they were opposed by the Chalukya of Gujarat and the Gehadwal of the western उत्तर प्रदेश। तो ये पश्चिम और पूरब में भी अपना कंट्रोल एक्सपेंड करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया?
चालुक्य जो गुजरात में थे उनसे संघर्ष किया, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गहड़वाल से। द बेस्ट नॉन चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज जो तृतीय थे 1168 से 1192, 1168 से 1192 तक ये जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। वो डिफीटेड एन अफगान रूलर को, सुल्तान मोहम्मद गौरी को उन्होंने 1191 में पराजित किया, बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। और 1192 में उनसे जो पृथ्वीराज चौहान है वो किससे हार गया, सुल्तान मोहम्मद से हार गए। नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ए क्लोज लुक द चोलास। तो ये न्यू किंग एंड किंगडम से रिलेटेड टॉपिक है। इससे पहले वाले टॉपिक हम आगे कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो ये मैप दिखाया गया है ये तो चोला किंगडम एंड इट्स नेबर्स का है ये मैप। फ्रॉम उरियर टू तंजावुर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, किस तरह से ये पावर में आए। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो एक माइनर चीफली फैमिली थी जो कि मुटरियार के नाम से जानी जाती थी, वो कावेरी डेल्टा में पावर में थी। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम। तो ये जो पल्लव किंग कांचीपुरम के थे उनके ये सबॉर्डिनेट थे। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरियर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुतरियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। तो जो विजयालय जो थे उन्होंने क्या किया, वो उरियर जो था, ये फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरियर, इन्होंने कैप्चर कर लिया डेल्टा फ्रॉम द मुटरियार से, किस में, मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी में। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर का टाउन बनाया उन्होंने, किसने, विजयालय ने। ए टेम्पल ऑफ फॉर गॉडेस निशुंभ सुडिनी का देवी का टेम्पल बनवाया तंजावुर में। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्क्वर्ड नेबरिंग रीजन्स, जो विजयालय के और जो सक्सेसर थे उनकी आगे की जो पीढ़ी थी उन्होंने कॉन्कर किया, लड़ाई करी नेबरिंग रीजन से। एंड द किंगडम ग्रू इन साइज, जो राज्य था वो बढ़ता चला गया और पावर बढ़ती चली गई। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ पर मेड पार्ट ऑफ द दिस किंगडम। तो इस किंगडम के पार्ट कौन कौन थे, पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरी। राजराजा प्रथम, जो राजराजा फर्स्ट थे, कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोल इनको माना जाता है, राजराजा फर्स्ट को। बिकम किंग इन 985, 985 में ये बने थे। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। राजराजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज़, फिर राजराजा के जो बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भी इनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया। एंड इवन रेडेड द गंगा वैली में रेड किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस। तो श्रीलंका और जो कंट्रीज़ थे साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पर उन्होंने क्या बनाई, नेवी बनाई। अगला है इसमें ही स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। यहाँ के जो टेम्पल थे, मंदिर, वो शानदार थे और ब्रॉन्ज की यहाँ पर स्कल्पचर थी। द बिग टेम्पल ऑफ तंजावुर एंड द गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाई राजराजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल। ये बहुत ही अच्छे थे, आर्किटेक्चर के नज़रिए से देखें या स्कल्पचर के नज़रिए से। चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट। तो जो चोला टेम्पल था वो सेटलमेंट जहाँ पर आसपास लोग बसे हुए थे उसके सेंटर में था। विच ग्रू अराउंड दैम, दिस वर सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। और यहीं पर क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन। टेम्पल्स पर ऑल्सो एंडोर्ड विद द लैंड बाई रूलर एज वेल एज बाई अदर। तो यहाँ पर जो मंदिर था उसमें जो रूलर था उसकी भी लैंड होती थी और दूसरों की भी।
द प्रोड्यूसर ऑफ दिस लैंड, प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, जो यहाँ से प्रोड्यूस होता था इस लैंड से, वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल, जो भी स्पेशलिस्ट होते थे, विशेषज्ञ जो कि मंदिर में काम करते थे, उनको मेंटेन करने में ये खर्च होता था जो भी इस लैंड से प्रोड्यूस होता था। एंड वेरी ऑफन लिव्ड इन नियर इट, लिव्ड नियर इट, प्रीस्ट हैं जैसे गार्लैंड मेकर हैं, कुक हैं, स्वीपर हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स पर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, केवल मंदिर में पूजा ही नहीं होती थी, देवर द हब ऑफ द इकोनॉमिक, क्या थे वो, आर्थिक रूप से एक हब था, सोशल भी हब था और कल्चरल लाइफ एज वेल। अमंग अस द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, यहाँ की जो ब्रॉन्ज इमेज थी वो डिस्टिंक्टिव है, विशेष हैं। चोला ब्रॉन्ज इमेज आर कंसिडर्ड अमंग अस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में फाइनेस्ट मानी जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, देवी देवताओं की मूर्ति थी। समटाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटी एज वेल, डिवोटी की भी बनाई जाती थी, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है ए चॉल ब्रॉन्ज स्कल्पचर। नोटिस हाउ केयरफुली इट इज़ डेकोरेटेड टू फाइंड आउट हाउ दीज इमेजेस वर मेड। ये इमेजेस हैं इसकी। इसके अलावा यहाँ पर ये दिया हुआ है द टेम्पल ऑफ द गंगईकोंडा चोलपुरम। नोटिस द वे इन विच द रूफ टैपर हो रही है रूफ। ऑल्सो लुक एट द एलेबोरेट स्टोन स्कल्पचर जो यहाँ पर बनी हुई है, डेकोरेटेड द आउटर वॉल्स। अगला है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो जो चोल साम्राज्य था उसकी कृषि कैसी थी और वहाँ पर सिंचाई किस तरह से होती थी। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ की जो अचीवमेंट थी चोल राज्य की, वो क्या थी, एग्रीकल्चर में उन्होंने नए नए विकास किए थे। Look at map 2 again. Notice that river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कावेरी बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये अलग अलग ब्रांचेस में टूटती है, ये इतनी सारी ब्रांचेस आती हैं इसकी। These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their bank. और ये क्या करते हैं, किनारे पर ये जो कावेरी के ये चैनल्स निकलते हैं, ये वहाँ पर फर्टाइल कर देते हैं सॉइल को। वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। और यहाँ से जो पानी होता है उससे एग्रीकल्चर के लिए जो जितना आवश्यक मॉइस्चर होता है वो इसको मिलता है। पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, किसके, उस फसल के लिए, चावल की फसल के लिए। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो और भी डेवलप हुए थे तमिलनाडु में। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th-6th सेंचुरी और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। तो 5वीं और 6ठी सेंचुरी में ये एरिया लार्ज स्केल कल्टिवेशन के लिए ओपन अप हुआ। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, जंगलों को क्लियर किया गया इस क्षेत्र से। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरिया, और दूसरे एरिया में लैंड को लेवल किया गया जिससे वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सके। इन द डेल्टा रीजन एम्बैकमेंट हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग। और डेल्टा रीजन में क्या हुआ, बांध बनाए गए जिससे कि बाढ़ से जो प्रिवेंट कर सके बाढ़ को। एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, और नहरें बनाई गई। कैरी वाटर टू द फील्ड, जिससे कि खेतों में पानी जा सके। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर। ज़्यादातर एरिया में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। 9th सेंचुरी स्लूइस गेट है ये इन तमिलनाडु। इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैंक। ये रेगुलेट करता है कि आउटफ्लो कितना होगा पानी का टैंक से into the channel that irrigated the field. A sluice gate is a traditionally a wood और metal barrier होता था, ये wood का, लकड़ी का या फिर metal का, which is commonly used to control water level को control करने के लिए काम में आता था। and flow rates in the river and canal, कि river और canal में क्या flow rate रहेगी, इससे ये निश्चय होता था।
इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कहीं कहीं पे ज़्यादातर केसेस में आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता था फसलों को। ए वेराइटी ऑफ मेथड वर यूज्ड इन इरिगेशन में अलग अलग तरह की मेथड यूज़ की जाती थी। इन सम एरियाज वेल्स हैड डग, कहीं पे कुएं होते जाते थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और दूसरे प्लेसेस में क्या है, बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे जिससे कि वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, यह याद रखना चाहिए कि जो इरिगेशन का वर्क है उसको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग की, लेबर की भी ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर टू बी शेयर्ड, कि किस तरह से पानी शेयर करना है या फिर इस वर्क को मेंटेन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटी। तो इसी तरह से क्या होता था, जो नए रूलर शासक होते थे और इसके अलावा जो लोग गांव में रहते थे वो सब इसमें एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे। देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर, तो जहाँ पर जो किसान होते थे उनका सेटलमेंट जहाँ पर रहते थे उसको उर कहते थे। बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, तो जो उर था वो क्या होते गए, समृद्ध होते गए, क्योंकि इरिगेशन एग्रीकल्चर जो है वहाँ पर खेती बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू, और ये जो उर थे इनके जो ग्रुप थे अलग अलग विलेजेस का, ये आपस में क्या कंबाइंड होकर क्या कहलाते थे, नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो जो विलेज की काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, और नाडू, ये सब मिलके क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे जिससे कि वो जस्टिस दे सकें और टैक्स कलेक्ट कर सकें। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू, तो ये जो धनी किसान थे वेल्ला कास्ट के, वो क्या करते थे, नाडू के जो अफेयर होते थे, मामलों को कंट्रोल करते थे। अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल चोल सरकार होती थी उसके सुपरविजन में। द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल लाइक मुवेंद वेलन, ए वेलन और पीजन सर्विंग 3 किंग्स। तो जो चोल राजा होते थे वो जो लैंड ओनर्स थे उनको टाइटल देते थे, जैसे कि एक टाइटल है उसमें मुवेंद वेलन, जिसमें वेलन का मतलब है किसान जो कि 3 राजाओं को सर्व करता है। इसके अलावा अरियार चीफ कहते थे इसको, एज मार्कर ऑफ द रेस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, तो उनको रेस्पेक्ट मिलता था, उन पर विश्वास किया जाता था, और उनको जो भी सेंटर स्टेट एट द सेंटर में जो इम्पोर्टेंट ऑफिस है उनमें उनको उन पर ट्रस्ट किया जाता था। अब है टाइप्स ऑफ लैंड, जो चोल साम्राज्य है उसमें किस तरह की लैंड होती थी। चोल इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, जैसे कि वेलन बेगाय, ये ऐसी लैंड थी। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीयर्स, जो ब्राह्मण नहीं होते थे किसान उनका ये होता था लैंड। एंड देन है ब्रह्मदेया, ये लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण को क्या बोलते थे, ब्रह्मदेया। शलाभोगा, ये थी लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, जहाँ पर स्कूल मेंटेनेंस के लिए लैंड थी उसको क्या बोलते थे, शलाभोगा। देन देवादान तिरुनामत्तुकनी, लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, देवदान या तिरुनामत्तुकनी। देन पल्ली चंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन के लिए जो दी जाती थी, लैंड डोनेट की जाती थी, इसको बोलते थे पली चंदम। वी हैव सीन द ब्राह्मणा often receive land grant or brahmadeya. As a result, a large number of Brahman settlement emerged in the कावेरी वैली में। ब्राह्मणों को क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन दी जाती थी तो वहाँ पर सेटलमेंट हो गया किसका, ब्राह्मणों का, एज एन अदर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। ईच ब्रह्मदेया
was looked after by an assembly और सभा of prominent ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स। जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे वो उसको सारी ब्रह्मदेया को लुक आफ्टर करते थे, उसकी देखभाल करते थे। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली। जो ये असेंबली बनती थी ब्राह्मणों की, ये बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करती थी। द डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्ड इन इंस्क्रिप्शंस। तो जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनमें इनके जो डिसीजंस होते थे वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर नोन एज नागराम्स। जो एसोसिएशंस होती थी ट्रेडर्स की उसको कहते थे नागाराम्स। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन। तो ये भी प्रशासनिक जो फंक्शन थे उनको प्ले करते थे, परफॉर्म करते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलेपुत्र डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल etc. Name of those eligible to be member of these committees were written on small tickets of palm leaf. तो जो सभा थी वो इरिगेशन वर्क को देखती थी, गार्डन को, टेम्पल को, और इन जो कमिटीज़ होती थी उनके जो मेंबर होते थे उनके जो पाम लीफ पे स्मॉल टिकट पर उनका नाम लिखा होता था। दी टिकट्स पर पुट इनटू एन अर्थवेयर पॉट। तो ये जो टिकट होते थे ये अर्थवेयर पॉट में, मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे। फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट। एक छोटे बच्चे को बोला जाता था कि उसमें से टिकट ले। 1/1 फॉर ईच कमेटी। तो हर कमेटी के लिए उसमें से चूज़ किया जाता था और उसमें जो निकलता था टिकट में उस मेंबर को उस कमेटी में भेज दिया जाता था। देन आते हैं इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। हु कुड बी ए मेंबर ऑफ सभा। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन। ये इसमें लिखा हुआ है ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा। जो भी बनना चाहता है मेंबर सभा का, शुड बी ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड। उसके पास ऐसी लैंड होनी चाहिए जिससे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। दे शुड हैव देयर ओन होम। उनके पास खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर ऑफ एज। उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। उनको वेद की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल बर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। वो ईमानदार होने चाहिए और प्रशासनिक मैटर्स में उनको अनुभव होना चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। यदि एक व्यक्ति 3 साल से एक ही कमेटी में मेंबर है तो वो किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। Anyone who has not submitted his account and those of his relatives cannot contest the election. जिसने अपने अकाउंट सबमिट नहीं कराए हैं उसके रिलेटिव कोई भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periya Puranam, a 12th century Tamil work which inform us about the life of ordinary man और women की लाइफ के बारे में ये बताता है। तो आज हमने पढ़ा यहाँ पर चैप्टर न्यू किंग एंड किंगडम। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।